आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत शानदार तेजी के साथ की है। निफ्टी करीब 150 अंकों के उछाल के साथ 18,050 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 450 अंकों का उछाल दिखा। सुबह के सत्र में बढ़त पर शुरुआत के बाद बाजार में तेज गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी दिखी। निजी बैंकों और फार्मा को छोड़कर बाजार में चौतरफा तेजी दिखी है। बाजार में आज कहां ज्यादा हलचल रही, किन सेक्टरों में ज्यादा एक्शन रहा, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। पूजा, आज बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली है? बाजार में आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा और सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके उलट ही आज बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा था और काफी ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिला। करीब 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आज बैंक निफ्टी में रही और दबाव बनाया है आज निजी बैंकों ने। खास करके हमने देखा कि आज इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और वही आज बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम भी कर रहा था। ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं निजी बैंक और फार्मा शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज टाइटन, आईओसी, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। लेकिन निफ्टी में कमजोरी दबाव बनाने का काम आज इंडसइंड बैंक कर रहा था। 10% की कमजोरी आज देखने को मिली इंडसइंड बैंक में। उसके बाद डिवीज लैब, एमएनएम और एसबीआई में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी थी। केसी इंटरनेशनल, सीमेंस, टोरेंट पावर और एनटीपीसी ये सभी शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। मेटल शेयरों में भी आज अच्छा रुझान दिखा। वेदांता, एनएमडीसी, एपीएल अपोलो और टाटा स्टील यहां पर भी आज अच्छी बाइंग देखी गई। और इसके अलावा रियल्टी शेयर आज भी मजबूत थे, जिसमें कि फिनिक्स मिल्स, आईबी रियल, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। पेटीएम का मेगा आईपीओ पहले दिन करीब 18% भर गया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस इश्यू के जरिए कंपनी का इरादा 18,300 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ को एंकर निवेशकों से मिले शानदार रिस्पांस और वैल्यूएशन को लेकर कंपनी के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा से बात की हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने। मधुर, अगर आपका एंकर बुक देखा जाए, कंग्रेचुलेशंस, इट्स टर्न्ड आउट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंकर बुक फॉर एन आईपीओ। 8300 करोड़ रुपए रेज। इतने क्वालिटी इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे ब्लैक रॉक, सीपीपी, आईबी, जीआईसी, बहुत सारे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे 45% ऑफ द इशू तो ऑलरेडी हो गया खत्म। इसको कैसे देखा जाए? आपने वैल्यू, इसका मतलब है छोड़ी हुई है टेबल में इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप आईपीओ के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था। दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में। और हमें ऐसा लगा कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो पेटीएम का मोमेंटम है, उससे हो सकता है कि हम उससे थोड़ा ऊपर भी आईपीओ प्राइस कर सके। लेकिन हमें फिर लगा कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वर्ल्ड के जिसको ब्लू चिप इन्वेस्टर्स का कहते हैं लोग, हमें उनके लिए और हम इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा आईपीओ को सेंसिबली प्राइस करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं करना चाहिए और जहाँ पर सब थोड़े कंफर्टेबल हो वहीं पे प्राइस करना चाहिए। तो हाँ, आपके क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा ऊपर कर सकते थे इसको, लेकिन हमें ठीक लगा कि सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफी हम बैलेंस करें। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बने हुई हैं। पूजा, पेटीएम के आईपीओ को लेकर के किस तरह का रिस्पांस रहा है बाजार का?
जी काफी बड़ा आईपीओ था ये, और अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन आया है वो हम आपको बता देते हैं। अभी जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं उसमें टोटल हिस्सा जो है अभी तक वो 0.10% सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें कि जो रिटेल हिस्सा है उसको 0.54% सब्सक्रिप्शन मिला है। ये अभी 1:30 बजे तक का आंकड़ा लेटेस्ट जो निकल कर आया है वो है आपके सामने। इसके अलावा कुछ और इससे जुड़ी डिटेल पता है तो 10 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 18 नवंबर को लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड जो है वो 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर इसका तय किया गया है। 10,000 करोड़ का ओएफएस है, जिसमें कि 8,300 करोड़ फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी जुटाएगी, और 6 शेयरों का लॉट साइज है, जिसमें कि न्यूनतम निवेश जो है वो निवेशक को करीब 12,900 रुपए करना पड़ेगा न्यूनतम निवेश। ये हम आपको बता दें कि इसमें जो उद्देश्य है कंपनी का, जिस ऑब्जेक्टिव से कंपनी रेस कर रही है उसमें ये जितने भी रकम है वो अपने एक्सपेंशन से जुड़े जो बिजनेस पर्पस है वहां पर पैसा लगाएगी। जो मौजूदा ग्राहक है कंपनी के उनको रिटेन करने में और नए ग्राहकों को के अधिग्रहण में कंपनी इस्तेमाल करेगी। कंपनी का काफी समय से फोकस रहा है अपने लेंडिंग और फाइनेंशियल कारोबारों को बढ़ाने पर, तो इसको बढ़ावा देने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। काफी सारे शेयर होल्डर्स भी हैं कंपनी के, जो कि इस आईपीओ के जरिए डीआरएचएम में जो की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई, इस आईपीओ में कंपनी कुछ शेयर बिक्री करेंगे, और इसमें जो कंपनी के फाउंडर हैं वो भी इसके जरिए करीब 460 करोड़ के शेयर्स की बिकवाली पेटीएम के फाउंडर की तरफ से देखी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं। इस आईपीओ पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है उसकी भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं तिमाही नतीजों की। ब्रिटानिया का तिमाही नतीजों का ऐलान हो चुका है। कैसे रहे ये नतीजे बता रही हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, ब्रिटानिया के नतीजे किस तरह के आए हैं? ब्रिटानिया ने अपने Q2 FY22 नंबर्स पोस्ट किए, और देखा जाए तो ब्रिटानिया के नंबर्स ओवरऑल टॉप लाइन पे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, पर जहां पे मिस है वो है EBITDA मार्जिन्स और प्रॉफिट पे काफ़ी बड़ा मिस है। तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग मिस आया हुआ है। यहाँ पे देखा तो प्रॉफिट्स आए हैं सिर्फ 381 करोड़ वर्सेस 495 करोड़ की लास्ट ईयर था। तो प्रॉफिट्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन हुआ है ये टाइम अराउंड, मोर देन अराउंड 30% ऑफ डिक्लाइन कमिंग इन द प्रॉफिट। मार्जिन्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मार्जिन्स में भी काफ़ी प्रेशर है ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड जो देखे थे। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस कंपनी की अगर देखी जाए, रॉ मटेरियल प्राइसेस थी तो वो वेदर वेजिटेबल प्राइसेस है या पाम ऑयल प्राइसेस या देखें या पैकिंग मटेरियल प्राइसेस, काफ़ी इन्फ्लेशन था। कंपनी ने भी हाईलाइट किया है 54% इन्फ्लेशन देखी थी पाम ऑयल प्राइसेस में। इंडस्ट्रियल फूड भी 35% अप है और पैकिंग मटेरियल भी 30% अप है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कंपनी ने देखी हुई थी वो 14% है ये क्वार्टर में। तो ओवरऑल उन्होंने मिटिगेट की थी थोड़ी रिस्क ये इन्फ्लेशन की, कॉस्ट मेजर्स लेके, एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, पर वो इनफ नहीं है। और कंपनी ने अब बोला है कि वो इनिशिएट करेंगे नेसेसरी प्रोसेस जो प्राइस इंक्रीजेस के होंगे, वो प्रोसेस अक्रॉस पोर्टफोलियोज में भी अब हम देख सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ ब्रिटानिया के मार्जिन्स और प्रॉफिट काफ़ी प्रेशर में है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर ट्रेंड्स एंड रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हाई होने के कारण, वाइल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो देखते हैं ब्रिटानिया क्या करता है कल के ट्रेड में। बहुत शुक्रिया विनय इस पूरी जानकारी के लिए। कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे किस तरह के हो सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, नतीजे कैसे रहने की उम्मीद है महिंद्रा एंड महिंद्रा के? तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालें तो वहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 3% का सुधार देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने काफ़ी सारे प्राइस हाइक्स भी लिए थे, जिसके चलते इनके रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के चलते कंपनी की जो अगर हम आय देखें तो वहाँ पे करीब 7.5% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। पर अगर हम इनकी वॉल्यूम्स को अंदर से देखें तो जो इनकी ऑटो वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 11% का सुधार देखने को मिला है साल दर साल। पर जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। ये साल दर साल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक हाई बेस था
पिछले साल का, जिसके मुकाबले ये नंबर अभी कम हुआ है और तिमाही दर तिमाही भी इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी एडवर्स मिक्स के चलते, यानी जो ट्रैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, साथ ही एलसीवीज का भी कंट्रीब्यूशन कम हुआ है और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की तो हम दिक्कतें देख ही रहे हैं सभी ऑटो कंपनीज को इम्पैक्ट करते हुए। इसके चलते इनके जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे असर देखने को मिलेगा। EBITDA में करीब 23% की हम गिरावट का उम्मीद कर रहे हैं। इनका जो EBITDA है वो 1594 करोड़ इस बार रह सकता है। अब अगर मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल 17.8% पे मार्जिन्स देखे गए थे, इस बार 12.8% पे रहने का हमारा अनुमान है और तिमाही दर तिमाही भी ये 1 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। और आखिरी में जो इनका मुनाफे का फिगर है वहां पे करीब 11% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था 1311 करोड़ का, इस बार वो 1172 करोड़ का रहने का हमारा अनुमान है। इसके अलावा जो टॉप लाइन नंबर्स हैं, हमारी नजर रहेगी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है चिप शॉर्टेज सिचुएशन की दिक्कतों को लेके, क्योंकि मारुति और टाटा मोटर्स दोनों ने ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक सिचुएशन कैसी है, कितनी मजबूत है और साथ ही कंपनी के आने वाले समय में ईवी को लेकर क्या प्लान्स है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। एवरग्रीनिंग के आरोपों से इनकार करने के बाद इंडसइंड बैंक प्रोसेस चेक के सारे कदम उठाना चाहता है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक इंडसइंड बैंक भारत फाइनेंशियल BFIL मामले में थर्ड पार्टी ऑडिट करेगा। बैंक अभी तक इंटरनल जांच कर रहा है और इसको वैलिडेट करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अंकुर मिश्रा के पास चलते हैं। अंकुर, अगर बात की जाए इंडसइंड बैंक की, तो इस मामले में अब वो पूरी तरह से क्लियर निकल करके सामने आना चाहता है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहता है। जी हाँ, इंडसइंड बैंक एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा भारत फाइनेंशियल मैटर में। ऑलरेडी एक इंटरनल प्रोब है वो बैंक द्वारा कंडक्ट की जा रही है। बैंक ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि कोई भी लोन्स में एवरग्रीनिंग नहीं हुई है। हालांकि उसने एडमिट किया है कि जो 84,000 लोन थे वो एक सिस्टम ग्लिच की वजह से वितरित कर दिए गए थे और साथ ही वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। बैंक ने ये भी बोला है कि जो नेसेसरी प्रोविजनिंग है वो ऑलरेडी कर दी गई है, तो इसका जो मटेरियल इम्पैक्ट होगा वो बैंक के गाइडेंस के हिसाब से ही होगा। कुछ ऐसा नया इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। हालांकि बैंक अपने प्रोसेस चेक करने के लिए एक रिव्यू कर रहा है कि कहीं कोई अकाउंटिंग लैप्स तो नहीं हुआ है, कोई प्रोसेस लैप्स तो नहीं हुआ है, तो वो एक इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। और जब ये इंक्वायरी खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, इसके बाद एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी ताकि ये पता चले कि कहीं पे किसी भी तरीके से कोई फेलियर तो नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को अब ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। बैंक ने अपने होम लोन की दरों को 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है, यानी 9 नवंबर से आ रहे नए ऑफर में ब्याज दर 6.55% की दर से लागू होगी। इससे पहले कोटक का होम लोन स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर आज खत्म हो गया, जिसके तहत ग्राहकों को 6.5% की दर पर लोन मिल रहा था। अब 9 नवंबर से आ रहा नया ऑफर 10 दिसंबर तक चलेगा। और एयर इंडिया से अपने बकाया राशि की वसूली के लिए तेल कंपनियां वित्त मंत्रालय के पास पहुंची हैं। एयर इंडिया पर करीब 4,000 करोड़ रुपए उधार है और विनिवेश के बाद तेल कंपनियां ये पैसा वापस चाहती हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से खबर मिली है, बकाया भुगतान को लेकर वित्त मंत्रालय एक स्पेशल पर्पस व्हील यानी SPV बना सकता है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, इस खबर के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसके ऊपर जो सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका जो बकाया है उसका भुगतान कैसे होगा, इसके लिए तीनों ही सरकारी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की मांग की है कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि कैसे बकाये का भुगतान जो है वो एयर इंडिया करेगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एक सेपरेट SPV बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जो तेल मार्केटिंग कंपनियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करीब 2 से 3 दौर की बैठकें जो हैं वो हो चुकी है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, और इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि एयर इंडिया के ऊपर तीनों ही कंपनियों का करीब 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का बकाया है इंटरेस्ट की रकम के साथ, जिसमें IOC का करीब 2,000 से 2,300 करोड़ रुपए के आसपास का
बकाया है। HPCL का जो बकाया है वो करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है ब्याज की रकम के साथ, और इतना ही रकम करीब BPCL का भी है। वित्त मंत्रालय जो है कई तरह के मॉडल पे विचार कर रहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और अहम बैठक हो सकती है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इस मैकेनिज्म को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा, और तब ये तय होगा कि कैसे आने वाले दिनों में जो है एयर इंडिया की तरफ से जो OMCs हैं उनके बकाये का भुगतान होता है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। अब आप एयरलाइन टिकट भी किश्तों या EMI में खरीद सकते हैं। स्पाइस जेट ने अपने ग्राहकों के लिए ये विशेष सुविधा दी है। स्पाइस जेट की इस पेशकश के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ET नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, अब फ्लाइट का टिकट भी EMI पर मिल सकेगा, क्या है पूरी खबर? बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और साथ ही अपनी एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए स्पाइस जेट एयरलाइन एक नई योजना के साथ सामने आई है, और इस योजना का नाम है बुक नाउ एंड पे लेटर। यानी कि आप अपनी एयरलाइन टिकट अभी बुक कर सकते हैं और चाहें तो उसका भुगतान आप EMI या किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप एयरलाइन टिकट बुकिंग का जो भुगतान है उसको 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीनों के किश्तों में कर सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए उनको न केवल ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में सफलता मिलेगी, बल्कि जो मौजूदा फाइनेंशियल दिक्कतें हैं एयरलाइन के साथ में, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से अब आप TV EMI पर लेते हैं, आप लैपटॉप EMI पर लेते हैं, उसी तरीके से अब आप अपनी एयरलाइन टिकट भी EMI या फिर किश्तों पर ले सकते हैं। और इसी योजना के तहत स्पाइस जेट एयरलाइन बुक नाउ एंड पे लेटर स्कीम के साथ सामने आई है। इसके लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में स्पाइस जेट ने करार किया है, और ये योजना को आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के टिकट बुकिंग के जरिए आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइन को उम्मीद है कि इस तरीके की योजना के जरिए उनको जो अभी डिमांड में एक पीक देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग एयर ट्रैवल ऑप्ट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने में काफी हद तक कामयाबी मिल पाएगी। समीर, आप हमारे साथ बने रहें। IRCTC से जुड़ी एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। IRCTC कोविड की वजह से बंद पड़े कैटरिंग सर्विस को फिर से शुरू कर सकती है। जल्द ही रेडी टू ईट कैटरिंग योजना को विस्तार दिया जा सकता है। पूरी खबर लेकर हमारे साथ समीर बने हुए हैं। समीर, IRCTC एक बार फिर से कैटरिंग शुरू करने जा रही है। निश्चित तौर पर ट्रेन से जो सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। जी बिल्कुल, IRCTC के लिए ये एक अहम खबर है। IRCTC कैटरिंग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय जल्द ही IRCTC को रेडी टू ईट मील इस योजना के लिए एक फॉर्मल या औपचारिक लेटर जारी कर सकता है। दरअसल पैक्ड खाने को रेडी टू ईट मील कहा जाता है, और अभी ये एक प्रयोग के तौर पर रेल मुसाफिरों को ट्रेन में सफर के दौरान IRCTC की तरफ से परोसा जाता है, जिसमें ITC, MTR और टाटा एक प्रमुख नाम है जिनके खाना जो है रेडी टू ईट मील के तहत रेल मुसाफिरों को दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है ये कोविड काल में केवल प्रयोग के तौर पर अपनाई जा रही है। आप सभी को पता है कि कोविड काल में कैटरिंग सेवा को बंद कर दिया गया था, और एक ट्रायल बेसिस पे रेडी टू ईट मील रेल मुसाफिरों को दिया जाता है। लेकिन इसके रिस्पांस को देखते हुए रेलवे की कोशिश ये है कि रेडी टू ईट मील इस योजना का विस्तार किया जाए, और इसमें कोशिश ये भी रहेगी कि कई और बड़े नाम शामिल किए जाए। यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि जल्द ही रेलवे मंत्रालय एक फॉर्मल लेटर यानी कि इस पूरी योजना को ट्रायल बेसिस से आगे बढ़ाते हुए एक बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए IRCTC को खुले हाथ दे सकता है, और उसके बाद IRCTC को कैटरिंग की दिशा में ये एक बड़ा फायदा मिल सकता है, जहां न केवल बड़े ब्रांड IRCTC के पास आ सकेंगे, बल्कि कमाई में भी IRCTC को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकेगा। अभी आपको बता दें कि कैटरिंग के क्षेत्र में IRCTC को लगभग 1,500 से 200 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन ये आय पर अभी रोक लगी हुई है क्योंकि ये योजना बंद है। और रेडी टू ईट मील के जरिए IRCTC यही कोशिश करेगी कि जो गैप है, जो कमाई में गैप आ रहा है, इसकी भरपाई की जा सके। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 94 साल के हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सभी मेहमानों की मौजूदगी में आडवाणी ने जन्मदिन का केक काटा।
आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। एक्ट्रेस कंगना रनौत, सिंगर अदनान सामी, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर, इनके अलावा एकता कपूर और दिवंगत गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम समेत कुल 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। Definitely, it's a proud moment, and I'm very thankful to the Government of India and also all of the ministers and also President Sir for giving me this award. And I'm very, very happy. These kinds of awards give us a lot of encouragement and also give us a lot of support and motivation to do much better in the coming future. त्योहारों के मौसम में राजधानी दिल्ली को पॉल्यूशन की डबल मार झेलनी पड़ रही है। छठ पूजा के लिए यमुना घाट पर पहुंचे हुए लोगों को गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दिल्ली के आसमान में प्रदूषण की काली घटा छाई हुई है। शहर का AQI लेवल अभी भी 400 के पार बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है। बड़ी समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें कैसे बढ़ाई हैं, इसका जायजा लिया ET Now स्वदेश संवाददाता अमित गौतम ने। दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण है। मैं इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूं। आप इस नज़ारे को देखिए मेरे पीछे की, ये आप इस नज़ारे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण की कितना खराब है। आप देखिए सूरज भी निकल रहा है, सूरज के निकलने के बावजूद जो इसकी तस्वीर दिख रही है इंडिया गेट की वो काफ़ी धुंधली दिखाई दे रही है। और इस वक्त आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण कितनी खराब स्थिति में है। मैं इस वक्त दिल्ली के वायु प्रदूषण गुणवत्ता की बात करूँ तो इस वक्त 401 के लगभग है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा जरा इसको जूम करके दिखाइए। देखिए मोबाइल में जूम करके देखिए इस वक्त इंडिया गेट के पास जो स्थिति है वायु प्रदूषण गुणवत्ता की वो 401 हो रही है। और देखिए कहीं ना कल तो इसका आंकड़ा 500 पार भी था। और ऐसा नहीं है, दिवाली से पहले जब इसकी वायु प्रदूषण की जो AQI लेवल था वो करीब 350 से ऊपर था। तो बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया था। लेकिन बैन लगने के बावजूद दिवाली पर काफ़ी आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से AQI लेवल दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो कुछ ऐसे एरिए थे, इलाके थे जहां पर 999 तक वायु प्रदूषण गुणवत्ता पहुंच चुकी थी दिल्ली के अंदर। तो देखिए कितनी तेजी से खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई और उसने स्मोक वैन और स्मोक गन का इंतजाम किया, जो दिल्ली में जगह जगह जाकर वायु प्रदूषण की रोकथाम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली के पटाखों की वजह से ही प्रदूषण बढ़ा है। आप दिल्ली में सटे राज्य भी देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से पराली जलकर भी वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। जिस तरह से हवा आ रही है वो भी मैटर करती है प्रदूषण को बढ़ने के। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार की कोशिशें नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त भी दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब है। एक तरफ हवा में प्रदूषण का असर तो दूसरी तरफ पानी में भी प्रदूषण का कहर, जिसने छठ पूजा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यमुना के पानी में चारों तरफ सफेद झाग फैली हुई है। पानी में फैली गंदगी और अमोनिया के बढ़े स्तर ने छठ पूजा करने वालों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। हमारे संवाददाता वरुण भंसाली ने हालात का जायजा लिया तो पाया कि व्रतधारियों को बेहद गंदे पानी में ही डुबकी लगानी पड़ रही है। श्रद्धालु हमें दिखे, लेकिन उन श्रद्धालुओं के साथ इस वक्त जो आस्था पर चोट है वो ये है कि आज उन्हें वो जो डुबकी लगानी थी, अपनी आस्था जो पूरी करनी थी, वो छठ मैया की जो पूरी पूजा उनको करनी थी, वो आज एक जहरीले पानी में करना होगा। इसी पानी को पवित्र मानकर ये इसमें डुबकी लगाते हैं, इसमें खड़े होते हैं घंटों तक, सूर्य भगवान को
पूजते हैं। पूरी एक पूजा में बहुत बड़ा रोल होता है उस पानी का, उस नदी के जल का, और वही जहरीले पानी में आज ये डुबकी लगानी पड़ रही है और उसी पूजा को पूरा करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, आप कुछ भी कहिए, किसी भी सरकार की बात करिए, लेकिन आज कोई भी इंतजाम इन घाट पर नहीं है। उनकी आस्था पर एक बड़ी चोट है, लेकिन उसके बावजूद अपनी आस्था को पूरी करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कोई इंतजाम नहीं हुआ है, किसी ने कुछ सोचा भी नहीं। आप लोग इतना पूजा करने के लिए पूजा तो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कितने गंदे संदे, इसमें तो नहाने ही पड़ेंगे। अब क्या करें, ये तो जहरीला पानी है, उसमें क्या करोगे, जहरीला भी होए तभी भी नहाना ही पड़ेंगे ना। यही पानी शुद्ध होता है तो कैसे नहीं करेंगे। इसी पानी को आप पवित्र मानते? पवित्र यही पानी शुरू से बिल्कुल। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंचे हैं। आप लोग आए, आज क्या होता है मतलब छठ पे? अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इस पानी में डुबकी लगाने का क्या मतलब होता है? हमारे से क्या मतलब होते हैं, जो लहसुन प्याज हम सब खा लेते हैं ना, अगर इसमें नहा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद अब एक बार और फिर आना होता है पानी में डुबकी फिर आएंगे, वो जो अच्छा सूप में जो रख देगा ना, फिर आएंगे। और इस जहरीले पानी में ही देने के लिए तैयार हैं आप लोग, क्योंकि कोई इंतजाम किसी ने नहीं किया आपके? कोई नहीं सर ने कोई नहीं किया। सरकार को करना चाहिए, नहीं इंतजाम जरूरी है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से वो डुबकियां लगाई जा रही हैं और वो मान्यता को पूरा करा जा रहा है, अपनी आस्था को पूरा करा जा रहा है। लेकिन आज ये आस्था आपको देखिए वो कितनी बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग अपनी आस्था पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन जहरीले पानी में उनको डुबकियां लगानी पड़ती हैं। और इसी जहरीले पानी को वो आज से सालों से ये कह रहे हैं कि हमारे लिए पवित्र जल है, और इस स्थिति को पिछले बहुत से सालों से सुधारने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। चेन्नई में 3 दिन से जारी बारिश ने हालत खराब कर दी है। साल 2015 के बाद पहली बार चेन्नई में इतनी भारी बारिश हुई है। 570 पंप लगाकर चेन्नई शहर से पानी निकाला जा रहा है। तमिलनाडु के 11 जिलों में 2 दिन के अंदर 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। मौसम विभाग ने 14 जिलों में 9 नवंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने इन जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।